गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हम लास्ट टॉपिक हमारा चैप्टर चल रहा था डिमांड। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ और इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आज आगे सीखेंगे। तो आज हम करेंगे बेटा लॉ ऑफ डिमांड। हमने जब भी पीछे मैंने जितना डिमांड में करवाया, मैंने क्या करवाया हमेशा कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, और डिमांड अगर डिक्रीज और प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लॉ ऑफ डिमांड भी यही कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड ने एक कंडीशन रख दी है। क्या कंडीशन है? कीपिंग अदर थ्री फैक्टर कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चाहे 3 वर्ड्स है। अगर तुमने अपनी डेफिनेशन में नहीं लिखे, डेफिनेशन तुम्हारी गलत है। लॉ ऑफ डिमांड की जब भी तुम डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, बट अदर फैक्टर कांस्टेंट। अब ये अदर फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था फैक्टर अफेक्टिंग लॉ ऑफ डिमांड। तो फैक्टर अफेक्टिंग में पहला क्या था? प्राइस ऑफ गुड्स। उसको तो हम लेंगे प्राइस ऑफ गुड्स, लेकिन और कौन कौन से फैक्टर थे हमारे? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, एक्सपेक्टेशंस, टेस्ट। इन सबको हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। अगर इनमें चेंजेस हो गए तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड की एक ही कंडीशंस है कि प्राइस और क्वांटिटी में ठीक है इनवर्स रिलेशनशिप है, बट अदर फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट रखना है। देखो तुम खुद सोचो कि अगर मान लो इनकम इंक्रीज हो गई, तो चाहे प्राइस बढ़ भी गया, इंक्रीज हो गया, फिर भी डिमांड तो इंक्रीज होगी क्योंकि तुम्हारी इनकम इंक्रीज हो गई है। या फिर मान लो तुम्हारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस उस चीज पे है ही नहीं, तुम्हें वो चीज अब टेस्ट ही नहीं लगती है, तुम्हारे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर उसका प्राइस कम हो गया तो डिमांड कम नहीं होगी क्योंकि वो तुम्हें पसंद ही नहीं है। तो इट मींस अदर फैक्टर को हम कांस्टेंट मानेंगे। हम सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड में किसका रिलेशनशिप देखेंगे? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का। तो बेटा ध्यान रखना, मैं फिर स्ट्रेस देके कह रही हूँ कि जब भी लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन होगी, ये 3 वर्ड जरूर लिखने हैं। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है, बट अदर फैक्टर्स हम कांस्टेंट मानेंगे। क्लियर बेटा? नेक्स्ट हमारा आ जाता है एजम्पशंस। एजम्पशंस क्या होती है? एजम्पशन का पहले तो मीनिंग करो क्लियर। एजम्पशन का मीनिंग होता है हम अज्यूम करके चलते हैं। कुछ चीजें हैं, लॉ ऑफ डिमांड तभी अप्लाई होगा, कुछ चीजों को हम अज्यूम करके चलेंगे कि उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। कौन कौन सी चीजें? वही जो मैंने अभी बताई थी कि सिर्फ प्राइस को छोड़ के प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कोई चेंज नहीं आएगा, इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, और क्या थी? एक्सपेक्टेशंस, हमें कुछ नहीं पता, कोई चेंज नहीं आएगा, हम ये मान के चलेंगे। और क्या था बेटा? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, एक्सपेक्टेशंस, हम ये मान के चलते हैं कि इन सब में कोई टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये हमारी क्या है? एजम्पशंस है। मींस जितने फैक्टर अफेक्टिंग है उसमें से सिर्फ फर्स्ट पॉइंट छोड़कर बाकी सब पॉइंट्स जो हैं उसको हम क्या मानेंगे? नो चेंज। क्योंकि अगर हम इनमें चेंज मान लेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई करने के लिए ये क्या है? हमारी assumptions हैं। क्लियर बेटा? ये assumptions मोस्टली इकोनॉमिक्स में हर एक लॉ के साथ कुछ हमें अज्यूम करना पड़ता है। तो ये जो assumptions थी, अगर तुम्हें ना 1 लाइन में आ जाए, क्वेश्चन पूछ ले कि इन 1 लाइन एक्सप्लेन करो assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो तुम यही लिखोगे कि सिर्फ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को छोड़कर बाकी हर जितने भी फैक्टर अफेक्टिंग है हम उनको कांस्टेंट मानेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आज मैं टॉपिक करा रही हूँ ना, इनमें से एक टॉपिक तो एग्जाम्स में आ ही जाता है। तो टॉपिक क्या है? व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था कि जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, जो उसका हम कर्व बनाते हैं, वो इस शेप का बनता है। मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन किया था कि ये डाउनवर्ड होता है। तो ये बोलते हैं कि क्यों डाउनवर्ड क्यों होता है? ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं, या क्वेश्चन पूछ सकते हैं रीजन क्या है लॉ ऑफ डिमांड के, लॉ ऑफ डिमांड क्यों अप्लाई होता है, इसके रीजंस क्या है। किसी भी तरह से तुम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंसर यही आएगा।
आंसर क्या है, रीजंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड के अप्लाई होने के? मीन्स ये कह रहे हैं कि भाई प्राइस अगर कम होती है तो डिमांड क्यों इंक्रीज होती है, इसका रीजन बताओ। सबसे पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये पॉइंट समझने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। बेटा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है जैसे आप ना किसी चीज को यूज करते हो ज्यादा, मतलब कि आपने मान लो एक तरह की एक शर्ट ली, दूसरी शर्ट ली, उसके बाद आपकी सेटिस्फेक्शन क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास एक जैसे कपड़े, या तुमने कॉन्टिन्यूटी में एक फ्लेवर की आइसक्रीम खा ली, तो आप दूसरी या तीसरी आइसक्रीम नहीं खाना चाहोगे क्योंकि वो आपको फिर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पूरा चैप्टर है इसके ऊपर बेटा, आएगा हम करेंगे। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि जैसे जैसे आप किसी चीज को यूज करते जाते हो तो उससे आपको मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होती जाती है। अब जब तुझे उससे सेटिस्फेक्शन ही तुम्हें कम मिल रही है तो तुम ज्यादा क्यों खरीदोगे? तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, तभी तुम ज्यादा खरीदोगे अगर उसका प्राइस कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल है, तुमने 2 पिज्जा मंगाने हैं, ठीक है। अगर बाई चांस तुम्हें ये बोला जाए कि 2 के साथ अगर तीसरा लोगे तो प्राइस कम होगा, तो चाहे तुम्हारी सेटिस्फेक्शन 2 में मिल रही थी, तुमने उसके बाद तुम ना लेते, लेकिन क्योंकि प्राइस कम हो गया तो तुम सोचते चलो प्राइस कम हो रहा है, हम तीसरा पिज्जा भी ऑर्डर कर देते हैं। तो यानी कि तुमने क्यों ऑर्डर किया? क्योंकि प्राइस कम हुआ, क्योंकि प्राइस कम हुआ इसीलिए तुमने डिमांड की। तो ये कौन सा इफेक्ट था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन तो तुम्हें कम थी, तो तुम्हें सिर्फ एक ही कंडीशन पे उसको और खरीदोगे अगर तुम्हारा उसका प्राइस कम होगा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फर्स्ट वीडियो में बेटा मैंने करवाया था तुम्हें कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो आप एक की जगह दूसरे को रिप्लेस कर सकते हो, जिसका कोई ऑल्टरनेटिव होता है। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? मान लो पेप्सी, कोक, ये क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब अगर बाय चांस पेप्सी का प्राइस क्या है, कम हो गया, प्राइस कम हो गया, तो जो लोग कोक पीते थे वो भी किस पे शिफ्ट कर जाएंगे? पेप्सी पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो क्या होगा? कंज्यूमर बढ़ जाएंगे। कंज्यूमर बढ़ जाएंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा? डिमांड भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि प्राइस के कम होने से डिमांड इंक्रीज क्यों हो गई? क्यों हुई? इन्होंने रीजन पूछा था, इसलिए हुई क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण हुई। क्लियर बेटा? नेक्स्ट आ जाता है हमारा एडिशनल कंज्यूमर। देखो बेटा एडिशनल कंज्यूमर कि कंज्यूमर और बढ़ जाते हैं। क्या होता है? प्राइस के कम होने से ना जो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो लोग भी वो सामान खरीदने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम का फैमिली पैक आता है ना, मान लो वो 100 रुपीज का था, ठीक है, गर्मियां थी तो महंगा था, तो लोग क्या करते थे कि कुछ लोग अफोर्ड नहीं करते थे, चलो नहीं लेते हैं, एक आइसक्रीम 10 वाली वो ले लेते हैं, या कुछ लोग जो लेते थे वो 15 दिन में या ओकेजनली ले लेंगे। बाई चांस इसका प्राइस कम हो के 50 हो जाए तो क्या होगा? जो लोग नहीं यूज कर पाते थे, इसको नहीं अफोर्ड कर पाते थे, वो भी अब आइसक्रीम खा लेंगे, और जो पहले ओकेजनली खाते थे अब क्योंकि प्राइस कम हो गया तो वो इसको ज्यादा कंज्यूम करेंगे। इट मींस क्या हुआ? कंज्यूमर ऐड ऑन हो गए हैं। जो कंज्यूमर रेट हाई होने के कारण इस चीज को नहीं यूज कर सकते थे, करना चाहते थे, कंजम्पशन करना चाहते थे, बट हाई रेट के कारण वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। जब प्राइस कम होगा तो कंज्यूमर बढ़ जाएंगे। अब अगर कंज्यूमर बढ़ गए, व्हाट ऑब्वियस डिमांड बढ़ गई। तो एक रीजन क्या है प्राइस कम होने से डिमांड क्यों बढ़ती है? एडिशनल कंज्यूमर। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा डिफरेंट यूजेस। बेटा कई चीजें ऐसी होती हैं जिनके ना बहुत सारे यूजेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी। अब आप देखो, मैं एग्जांपल मिल्क की लेके चलती हूँ। मिल्क है, आप चाय भी पीते हो, कॉफी, दूध पीना, आइसक्रीम उसकी बनती है, आप कर्ड लेते हो, पनीर बनाते हो, खीर, चॉकलेट शेक पी लोगे, ठीक है, मैंगो शेक, बहुत सारी शेक। मीन्स की मिल्क में बहुत सारे यूजेस हैं। और अगर बाई चांस मिल्क का प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे बहुत महंगा हो गया है, तो आप सिर्फ जो कुछ चीजों के लिए, मिस चाय के लिए, कॉफी के लिए या पीने के लिए ले लोगे, आप उसके और यूजेस बंद कर दोगे। लेकिन अगर वही मिल्क सस्ता हो गया,
रेट उसका प्राइस कम हो गया, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे क्यों मार्केट से कर्ड लेना है, आप घर पे ही दही बनाओगे, खीर बनाओगे, चॉकलेट शेक, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते बच्चों को, चलो चॉकलेट शेक दे देते हैं। इस प्राइस के कम होने के कारण क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज हो गई। इंक्रीज क्यों हुई, मैं उसको डिफरेंट डिफरेंट यूजेस में यूज करने लग गई हूँ। पहले मैं उसको सिर्फ बेसिक जो चीज जो मेन थी उसी के लिए यूज करती थी। सेम इलेक्ट्रिसिटी का आप ले लो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से फैन, लाइट, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन सब चलता है। अगर बाई चांस इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत रेट हाई हो जाए तो तुम कहोगे एसी चलो दिन में नहीं चलाते, सिर्फ रात को चलाएंगे, या फिर तुम कहोगे कि चलो एक रूम में ही बैठ जाते हैं जब एसी। मिडिल क्लास फैमिली में मोस्टली होता है, लेकिन अगर बाई चांस इसका रेट कम हो गया तो आप उसको ज़्यादा यूज़ करोगे इलेक्ट्रिसिटी को। तो यानी कि जिस चीज़ के डिफरेंट यूजेस होते हैं तो आप उसको ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हो और उसकी डिमांड बढ़ जाती है। मैंने दूध पहले सिर्फ मैं अगर महंगा था तो 1 लीटर लेती थी, लेकिन जब सस्ता हुआ तो मैंने कि मैं आज कर्ड भी बना लूँगी, खीर भी बना लूँगी, तो मैंने उसका क्या किया, अरे डिमांड ज़्यादा कर दी। मीन्स कि प्राइस के कम होने से डिमांड क्या हुई, इंक्रीज हो गई। तो ये 4 पॉइंट्स है बेटा, इसे हम कहते हैं कि इन 4 पॉइंट्स के कारण लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। इन्हीं 4 पॉइंट्स के कारण डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है। मींस जब प्राइस ज्यादा होती है तो डिमांड कम, और प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। यही इन 4 पॉइंट्स के कारण होता है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मीनिंग होता है कि जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। कुछ एरियाज, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। मीन्स प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी डिमांड डिक्रीज नहीं होती बल्कि इंक्रीज हो जाती है, उसे कहते हैं एक्सेप्शंस। या प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज नहीं होती बल्कि और डिक्रीज हो जाती है, उन्हें कहते हैं एक्सेप्शंस। ये इन पॉइंट्स पे अप्लाई होता है, ये एक्सेप्शंस की जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। अब ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं अभी हम डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहला हमारा पॉइंट है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होती हैं, गिवन गुड्स होती हैं लो क्वालिटी की गुड्स होती हैं। मीन्स इंफीरियर गुड्स से भी लो चीप गुड्स होती हैं। गिवन गुड्स के केस में क्या होता है कि जब ना इनका प्राइस डिक्रीज हो जाता है, तो पहले ये प्राइस लो क्वालिटी के गुड्स है, इनका प्राइस डिक्रीज हो गया तो लोग इसको कंजम्पशन करना बंद कर देते हैं, बल्कि इसकी जगह पे वो दूसरी नॉर्मल गुड्स पे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज्वार, बाजरा, ये गिवन गुड्स उसमें आते हैं कैटेगरी में। अब इसका अगर प्राइस कम हो गया तो जो लोग कंजम्पशन करते थे ज्वार बाजरा की, वो किस पे शिफ्ट कर जाएंगे, व्हीट एंड राइस पे शिफ्ट कर जाएंगे। यानी कि प्राइस के कम होने के बाद क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज होने की बजाय क्या हो गई, डिमांड कम हो गई है, बल्कि और वो किस पे शिफ्ट कर गए, व्हीट एंड राइस पे। जो गिवन गुड्स के बारे में जो बताया, इसको हम गिवन पैराडॉक्स भी बोलते हैं। ये पेपर में आ जाता है, व्हाट इज गिवन पैराडॉक्स। अगर इसके बारे में आ जाए गिवन पैराडॉक्स तो यही लिख देना कि लॉ ऑफ डिमांड की एक एक्सेप्शन है। इसमें क्या होता है, इस पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होने के बजाय और डिक्रीज हो जाती है, इसे हम गिवन पैराडॉक्स कहते हैं। ये गिवन पैराडॉक्स एक्चुअली स्टार्टिंग में नोटिस किसने किया था कि इस पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, वो थे 19th सेंचुरी में सर रॉबर्ट गिफन थे। उन्होंने ये नोटिस किया कि 19th सेंचुरी में ना जो लो वेजेस वर्कर थे, ब्रेड का ना रेट इंक्रीज हो गया, तो उन्होंने क्या कर दिया, ब्रेड की डिमांड इंक्रीज कर दी। वो ब्रेड कंज्यूम करने लगे, इवन कि वो मीट या और एक्सपेंसिव कंजम्पशन करते थे उसको कट करके उन्होंने ब्रेड खानी शुरू कर दी। तब जो गिफन, रॉबर्ट गिफन थे, उन्होंने ये नोटिस किया कि यहाँ पे तो लॉ ऑफ डिमांड ही नहीं अप्लाई हो रहा है। डिमांड का, इसका ब्रेड का प्राइस बढ़ने के बाद भी क्या हुआ, लोगों ने इसकी डिमांड इंक्रीज कर दी है। तब वो ये गिफन पैराडॉक्स लेके, जिसको हम गिफन गुड्स पे अप्लाई करते हैं, मींस लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट और किस चीज पे अप्लाई नहीं होता बेटा, स्टेटस सिंबल। कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपका स्टेटस सिंबल के लिए खरीदते हो कि हम दूसरों से अलग दिखें। जैसे मान लो कोई, तुमने कोई चाहे क्लोथिंग ले लो, चाहे तुम कोई सीनरी ले लो घर में सजानी है, या गोल्ड ज्वेलरी हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, ये सब क्या होती है, स्टेटस सिंबल होती है।
अब तुम ये किस लिए लोग खरीदते हैं कि अपने आप को दूसरे से अपना स्टेटस ऊपर दिखाना है या दूसरों से अपने आप को अलग दिखाने के लिए खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका प्राइस कम हो, कोई चीज़ सस्ती होगी तो क्या होगा, वो सब खरीदेंगे। अब जब वो सभी खरीद लेंगे तो वो तुम दूसरों से, तुम्हारा स्टेटस सिंबल वो कैसे बन सकता है, तुम उस दूसरों से अलग कैसे शो हो सकते हो। इसीलिए जो स्टेटस सिंबल होती है चीज़ें, जब वो महंगी हो जाती है, उनका प्राइस बढ़ जाता है, तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि जो स्टेटस सिंबल के लिए खरीदते हैं उन्हें पता है कि ये कॉस्टली हो गई है, अब कोई नॉर्मली दूसरा पर्सन नहीं खरीद पाएगा, तो ये मेरे स्टेटस का सिंबल बनेगी, तो वो इसका चीज़ महंगी हो जाएगी। तुम खुद सोचो, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, ये जो हमारे एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, अब ये जो सामान होता है अगर वो सस्ता होगा तो हम सभी के घरों पे होगा, तो वो उनका स्टेटस सिंबल बन ही नहीं सकता है, वो उसको खरीदेंगे नहीं। हाँ, लेकिन वही चीज़ अगर बहुत प्राइस उसका महंगा हो, कॉस्टली हो, तो वो उनको खरीदते हैं ताकि उनका स्टेटस सिंबल मेंटेन हो सके। नेक्स्ट होता है फियर ऑफ शॉर्टेज। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें डर लगता है कि भाई ये फ्यूचर में इसकी शॉर्टेज ना हो जाए, तो हम क्या करते हैं, चाहे उसका प्राइस महंगा है, उसको फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, कोरोना पीरियड था, तो उसमें ये हो जाता था कि मेडिसिन्स हो गई या खाने पीने का सामान, कि कहीं भाई इसकी शॉर्टेज ना हो जाए, ये मिले ना, तो क्या किया, चाहे रेट नहीं पूछा, रेट चाहे महंगा सस्ता, उसको स्टोर करके रख लिया। तो वो क्या होता है, फियर ऑफ शॉर्टेज। जैसे कोई लड़ाई चल रही है, कहीं वॉर चल रही है, तो ऐसे ही होता है वहाँ पे, तो ये सोचते हैं कि भाई कहीं ये मिले ही ना, इसकी शॉर्टेज ना हो जाए, इससे अच्छा इसको स्टोर करके हम रख लेते हैं। तो उस टाइम वो रेट नहीं देखते, चाहे प्राइस महंगा, वो डिमांड ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट है बेटा इग्नोरेंस। अगर आपको किसी प्राइस से इग्नोर हो, आपको उसका रेट पता ही नहीं मार्केट में क्या है, तो कोई भी आपको चीट करके महंगा ले लेगा, आप तो खरीद लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, बाहर से ना फॉरेन से टूरिस्ट आते हैं, शिमला वगैरह घूमने आते हैं या किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे आते हैं, हम लोग जाते हैं, हमें पता होता है कि इस चीज़ का रेट इतना होगा, ये हमें कॉस्टली दे रहे हैं, हम नहीं खरीदेंगे। लेकिन जो फॉरेनर्स होते हैं उन्हें नहीं पता है, या जो इग्नोर होते हैं, जिन्हें प्राइस नहीं पता, तो वो क्या होगा, चाहे प्राइस महंगा है, चाहे उसका रेट बहुत ज़्यादा है, उनको वो पसंद आती है, वो खरीद लेते हैं। रीज़न क्या है, उन्हें उसका रेट का इग्नोरेंस है, उन्हें नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा नेसेसिटी ऑफ लाइफ। बट ऑब्वियस नेसेसिटी ऑफ लाइफ है रोटी, नमक। आप ये थोड़ा सोचोगे कि आप ये सोचोगे सॉल्ट महंगा है, रेट बढ़ गया, नहीं मैं नहीं इसको खाता, ये तो महंगा हो गया, तो आप उसकी डिमांड कम तो नहीं करोगे। या फिर सॉल्ट सस्ता हो गया तो आप उसकी डिमांड बढ़ाओगे भी नहीं, वो तो उतनी ही रहेगी। तो जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ होती है, वीट हो गया, सॉल्ट हो गया, ये जो नेसेसिटी ऑफ मेडिसिन्स हो गई, आप ये कभी नहीं सोचते हो कि ये प्राइस इसका महंगा है तो मैं इसको कम यूज़ करूँ। जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, चाहे वो महंगी हो चाहे वो सस्ती हो, आप उसको जितनी डिमांड कंजम्पशन होती है वो करोगे ही। आप प्राइस के बढ़ने से आप उसकी डिमांड पर आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं सॉल्ट का प्राइस कम हो गया तो मैं डिमांड ज़्यादा कर लेता हूँ, या सॉल्ट का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम कर लेता हूँ, नहीं, आप ये नहीं करोगे। नेक्स्ट आता है सीजनल चेंजेस। जब सीजन चेंज आता है तो आप प्राइस नहीं देखोगे। फॉर एग्जांपल विंटर सीजन में अगर बाई चांस वुलन क्लॉथ महंगे हो गए, ये थोड़ा हो गया, ये तो कॉस्टली हो गए, चाहे ठंड लग रही है मैं नहीं खरीदता, नहीं, वो सीजनल चेंजेस है, सीजन आ गया है तो आपको खरीदने पड़ेगी। रेनी सीजन है तो आपको अम्ब्रेला चाहे प्राइस महंगा हो जाए, आप डिमांड कम नहीं करोगे, आप उसको खरीदोगे। तो ये है बेटा आपकी इसकी एक्सेप्शंस। एक इस एक्सेप्शंस को ना मैं एक बार थोड़ा सा आपको ना वैसे नॉलेज के लिए इसका ना डिमांड का देखो, हमारा डिमांड का क्या बनता था कि मान लो प्राइस 5 है, डिमांड 10 है, प्राइस डिक्रीज हो गया 4 हो गया, तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये पॉइंट्स होते थे ना, तो ये क्या होता था, हमारा डिमांड कर्व क्या हो गया, स्लोप डाउनवर्ड। लेकिन इस एक्सेप्शन में तो ये लॉ ऑफ डिमांड बनेगा ही नहीं। तब कैसा ग्राफ बनता है वो आपको एक बार बताती हूँ बेटा। देखो प्राइस 5 था, डिमांड हमारी 10 थी। अब मैंने क्या कहा था कि लॉ एक्सेप्शन क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। मीन्स प्राइस इंक्रीज हो गया 6 हो गया, तो डिमांड भी क्या हो गई, इंक्रीज होके क्या हो गई, मान लो 15 हो गई। तो यानी कि ये इसके पॉइंट्स है ना, तो ऐसे बनेगा। मीन्स लॉ ऑफ डिमांड की जब एक्सेप्शंस होती है उसमें फिर लॉ ऑफ डिमांड ग्राफ इस टाइप का बनता है। बेटा क्लियर है? बस आपका बेटा एक लेक्चर और लगेगा और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
तो जितनी भी मैं अब तक आपने, मैं इसको कल अपलोड कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो, आप इतनी देर में इसको सब जितना भी मैंने अभी वीडियो कराई है इसको आप एक बार रिवाइज कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। जो आपको बुक लगी है, आप चाहते हो उसमें रीड करना, बेशक करो, लेकिन उससे पहले मेरी वीडियोस को एक बार देख लेना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा चैप्टर। कोई भी डाउट हो, मैं फिर अगेन कहती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं जरूर उसका कोई भी आपका डाउट हो उसको क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और बेटा प्लीज़, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको लगता है कि जो मैंने पढ़ाया है वो सच में आपको काम आया है, आपके लिए आपकी नॉलेज इंक्रीज हुई है, आपको वो चैप्टर ईजी लगा है, तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू बेटा।